हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट यहाँ से आज से होती है। आज है 29/3/2023। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। इस सीरीज में आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेंगी और इस चैप्टर के अपडेट आपको कंटिन्यू आपको यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सॉलिड वर्ड का जो मतलब है वो क्यों है और क्या होती है स्टेट। एज वी नो, कोई भी मैटर होगा, हिंदी में हम उसको पदार्थ कहते हैं, कोई मैटर होगा वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये ठोस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड यानी कि वाटर की तरह, ठीक है, और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है उसमें हमारे पास जो लिक्विड और गैसेस के बारे में है वो हमें 11th क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 का है। क्लास 12 में जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका है सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड का मतलब होता है जो रिजिड हो, हार्ड हो, हमने छोटी क्लास से पढ़ा था, जिनका शेप और मास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड की बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे सॉलिड की ज्योमेट्री कैसी होती है, हम बात करेंगे सॉलिड में कितने टाइप्स होते हैं, कौन सूडो सॉलिड होता है, कौन रियल सॉलिड होता है। ठीक है, इस तरह को डिस्कस करते हुए हमारा अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सॉलिड से। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में सॉलिड से बोलते थे, हम बोलते थे जिसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता हो, एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम जिसका होता हो, दे ऑल आर सॉलिड इन नेचर, वो सॉलिड होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जिसका शेप कांस्टेंट हो, रिमेनिंग कांस्टेंट रहे, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर स्टैंड किया जाए। फॉर एग्जांपल डस्टर, इसको मैं किसी भी चीज के ऊपर स्टैंड करूं, इसका शेप सेम रहेगा। ठीक है, मैं अपने हथेली पे रखूं या फिर मैं चेयर पे रखूं, इसका शेप ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, सेकंड, जो सॉलिड होते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड नंबर पे इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के बीच में इज वेरी शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं इन सॉलिड आर वेरी शॉर्ट, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने नियर बाय होते हैं, जैसे ऐसे इतने नियर बाय होंगे, बहुत ज्यादा नियर बाय, जिसके कारण क्या होगा, दे कैन नॉट बी मूव, वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते। याद रखना स्टूडेंट कि जो हमारे सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस नहीं होता, एम्प्टी स्पेस तो ना के बराबर होगा या तो फिर होता ही नहीं है। ठीक है, फ्री स्पेस नहीं होता, बट वो फिर भी ऑसिलेट कर सकते हैं। कोई मेटेलिक चीज को अगर आप ट्विनिंग फॉर्क, अगर आपने 11th क्लास में देखा होगा, आप इसको किसी सॉलिड रिजिड सरफेस पे मारते हैं तो वाइब्रेट करता है। तो बच्चे ये किस कारण हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है? क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये फ्रीली मूव नहीं हो सकते, बट हाँ ये अपनी एक मीन पोजीशंस के अलाउंग वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अपनी उसी पोजीशंस के अलाउंग। ठीक है, मतलब अगर एक पार्टिकल जैसे मैं बनाऊं, जैसे कोई सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर आपने इसको किसी रिजिड सरफेस पे टकराया तो ये पार्टिकल्स यहीं पे वाइब्रेट करेंगे, यहीं पे वाइब्रेट करेंगे, ये भी यहीं पे वाइब्रेट करेगा, ये भी यहीं पे वाइब्रेट करेगा, यहीं पे वाइब्रेट करेगा, यहीं पे वाइब्रेट करेगा, मतलब अपनी पोजीशन छोड़ के जाएंगे नहीं, एक मेन पोजीशन के अलाउंग क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी मेटल की कोई रॉड लेके और उसको जोर से मारेंगे, फिर उसको साउंड सुनेंगे तो वाइब्रेशन साउंड आपको आएगा, लेकिन वो अपनी एक मेन पोजीशन का अलाउंग क्या करते हैं, एक मेन पोजीशन पे अपना वाइब्रेटिंग ऑसिलेशन शो करते हैं, वो मूव फ्रीली मूव नहीं होते। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है सॉलिड के बारे में, वो होता है कि जो सॉलिड होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड हैं, ऑलमोस्ट सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, जो सॉलिड होते हैं उनको आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। एज वी नो कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो दबाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रिजिड इन नेचर,
ठीक है, कैसे रहते हैं वो, रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड का मतलब होता है बहुत हार्ड, ठीक है, बहुत टफ। जैसे ये सॉलिड है, मार्कर एग्जांपल है सॉलिड का, और मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो कंप्रेस नहीं होगा, जबकि लिक्विड बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, गैसेस उससे भी ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है मैटर के 3 स्टेट में से, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा वो रिजिड नेचर के होते हैं। तो सिंपल से की पॉइंट है जो आपको सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सॉलिड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। बहुत ही ज्यादा इनकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। किन की रिस्पेक्ट में की जा रही है कंपैरिजन, ये कंपैरिजन किया जा रहा है लिक्विड और गैसेस के रिस्पेक्ट में। गैसेस, लिक्विड और गैसेस के रिस्पेक्ट में जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा सॉलिड के बारे में डिस्कस करें, फिलहाल हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। जो सॉलिड होते हैं दे आर डिफ्यूज, सॉलिड डिफ्यूज होते हैं लेकिन बहुत स्लोली होते हैं, डिफ्यूज वेरी स्लो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड और गैस। मतलब अगर आप सॉलिड को नीचे फेंकेंगे, सेम अमाउंट में आप वाटर को नीचे फेंकेंगे और गैसेस को अगर आप डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो शो करती है गैसेस करती है, लिक्विड थोड़ा ज्यादा उससे थोड़ा कम करेंगी, और सॉलिड बहुत ही कम डिफ्यूजन शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस, ठीक है। याद रखना कि बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं जो हमारे सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन को समझने के, सॉलिड को समझने के लिए हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन, जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनके पास अपना एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है बच्चों। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो की टेंडेंसी नहीं रख पाते हैं और वो बहुत हार्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी शॉर्ट, उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं इसका मतलब। ऑलमोस्ट सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल आर एंड रिजिड, वो इनकंप्रेसिबल है, आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, वो रिजिड नेचर में होते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट वन इज डिफ्यूज वेरी स्लोली, वो जो डिफ्यूज होते हैं बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज हो सकते हैं, सॉलिड को बहुत ज्यादा डिफ्यूज नहीं कर सकता एज रिस्पेक्ट टू लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो यहां तक हमने सॉलिड का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इसके एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि जो हमने अभी आपने एग्जांपल दिया कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये जो है मेरे हाथ में आप देखेंगे ये सॉलिड का एक एग्जांपल है क्योंकि इसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है। ये क्यूबॉइडल शेप में है इस टाइम, अगर आपको इस हिसाब से दिख पा रहा होगा तो ये क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप है। तो अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो लॉजिकली कंप्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं ये क्या होगा, इसकी शेप चेंज होगी, और इसकी शेप तो चेंज नहीं होनी चाहिए एज रिस्पेक्ट टू, जैसे हम पढ़ रहे थे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि सॉलिड जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तो शेप को चेंज कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा फोर्सेस और जो भी है, देखो एक्स्ट्रा फोर्स हम टेंपरेचर प्रेशर में भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब सॉलिड के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ सॉलिड। इसको ब्लॉक कर लेते हैं, बहुत आराम से समझिए। देखिए फर्स्ट चैप्टर है, बहुत जल्दी ज्यादा इसमें आपको परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझिए और बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे पहला आ जाएगा आपके पास क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे बोल सकते हैं उसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड सेकंड वन इज अमोर्फस। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब होगा ट्रू सॉलिड, जो सॉलिड की जितनी भी अभी हमने फॉर्म पढ़ी ना वो सबको ओबे करता हो, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर ट्रू सॉलिड। अमोर्फस का मतलब होता है, अमोर्फस इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज दैट मीन अमोर मतलब होता है नो, फर्स्ट का मतलब फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ही ना हो, फिक्स फॉर्म ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको, सूडो सॉलिड, यानी फेक सॉलिड बोल सकते हैं आपसे, ये रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे ट्रू है तो ये फेक सॉलिड हो जाएगा, सूडो सॉलिड बोल सकते हैं। सूडो का मतलब होता है जो रियल नहीं है। जैसे ग्लास, कांच दिखने में एक सॉलिड है, लेकिन अगर आप कांच को नीचे डालते हैं, फेंकते हैं तो एकदम से टूट जाता है, इमीडिएटली टूट जाता है। ये जो पुरानी बिल्डिंग होती है उनके जो ग्लास होते हैं वो ऊपर से थिन और नीचे से थिक हो जाते हैं, क्योंकि ग्लास को ही क्या कहा जाता है, जो एमोर्फस होता है उसका एक एग्जांपल ग्लास भी है। इनको हम सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं, सुपर कूल लिक्विड,
यानी कि ऐसे पार्टिकल जिसको आप टेम्परेचर, प्रेशर या हीट के कांटेक्ट में रखते हैं तो दे आर फ्लो, वो फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। यानी ग्लास को अगर आप हीट करेंगे, मिरर को अगर आप हीट, शीशे को अगर आप हीट करते हैं, या ग्लास को, कांच को अगर आप हीट करते हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस भी आपके पास, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो विंडोज वगैरह अगर हम देखें तो उनकी जो विंडोज होते हैं उसमें जो मिरर होता है, शीशा जो लगा होता है, ग्लास जो लगा होता है, ग्लास ऊपर से थिन नीचे से थिक हो जाता है क्योंकि वो एक सुपर कूल लिक्विड है। याद रखना, एमोर्फस के एग्जांपल में ग्लास आ जाता है, कांच, रबर कैसा है कि आप उसको खींच रहे हैं, आप उसे छोड़ रहे हैं तो वैसे का वैसे रहेगा। आप उसे यूज करते हैं मिटाने के लिए या फिर किसी चीज को बांधने के लिए, रबर को हमने देखा होगा बहुत तरह के यूज होते हैं रबर के। तो जो रबर के जो यूजेस हैं कि किस कारण, रबर जो है वो एक एग्जांपल सॉलिड का ही है, बट वो कैसे सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। क्योंकि रबर को अगर आप रख देते हैं और आज 10 साल बाद आके भी अगर रबर को देखेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, मतलब उसका ज्योमेट्री और उसकी डायमेंशन, उसका शेप कांस्टेंट रहता है वो सॉलिड है, बट वो कैसे सॉलिड है, एक एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो ऐसी चीज आपको याद रखना है कि जो एमोर्फस सॉलिड होंगे वो पैसूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड है, इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं होते, वो फेक है। अभी ये जो क्रिस्टलाइन में वर्डिंग लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझ रहे हैं। क्रिस्टलाइन में देखो हम उस सब्सटेंस को कह सकते हैं, द सब्सटेंस whose constituent particles like atom, molecules or ions are arranged in a definite geometry patterns in 3D। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉजिटिव आया फिर एक नेगेटिव होगा, फिर एक पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये एक तरह का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, यानी एक सिस्टमैटिक मैनर में आयंस अरेंज हो रखे होंगे। वो आयंस कौन हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आपके आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, if the arrangement of constituent particles in symmetrical manner or geometrical pattern of 3D pattern, ऐसे बोल सकते हैं कि ना 3D pattern 3D manner में वो हो, लेकिन एक अरेंज ऑर्डर होना चाहिए उनके पास, किसका, कांस्टेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसको ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल में लिखूंगा फटाफट से, आप उसको देखना। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दिस सब्सटेंस whose, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन लिखे आएंगे। ठीक है, whose constituent particles like atom, molecules or ions, they are constant particles, atom, molecules or ions are arranged किस फॉर्म में कहा था, अरेंज की होनी चाहिए डेफिनेट फॉर्म, अरेंज इन डेफिनेट सिस्टमैटिक या फिर ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिक भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ज्योमेट्रिक पैटर्न और ऑफ 3D या इन 3D, पैटर्न इन 3D। ठीक है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन से है। ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशंस कैसे होंगी, सॉलिड के 2 एग्जांपल है इसमें। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, हमें पता है, मेटल की कोई रॉड बहुत ज्यादा हार्ड है। आयरन का एग्जांपल देखो आपके आसपास जो है वो ट्रू सॉलिड है, असली सॉलिड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड की सारी डेफिनेशंस को ओबे करता है, तो इसलिए वो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन रबर वो एमोर्फस का एग्जांपल हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोलेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहता है the substance whose the constituent particles, atom, molecules or ions are arranged in definite geometric pattern in 3D, तो 3D के ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज हो रखे होंगे और रेगुलर होना चाहिए, और ये याद रखोगे स्टूडेंट कि हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए। कैसा ऑर्डर होना चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, कैसा ऑर्डर में होना चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होना चाहिए। लॉन्ग रेंज का मतलब मुझे कंटिन्यूअसली ऐसा मिलना चाहिए, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो हो वो डेफिनेट रहे और लगातार रहे, कंटिन्यू रहे, लॉन्ग रेंज तक ऐसा रहे। इसे कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो एग्जांपल हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उसमें आ जाएगा आपका कॉपर, सिल्वर, आयरन। ठीक है, ये इसके कॉमन से एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कंपाउंड में अगर एग्जांपल जानना चाहें, ये तो मैंने एलिमेंट के एग्जांपल लिख दिए, कंपाउंड में NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कोई आपसे पूछता है सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है बहुत प्यारा सा ZnS, जिंक सल्फाइड। इसके अलावा आप बोल सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, NO3। ठीक है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, जिसमें एक ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। जैसे एक पार्टिकल ये है, मान लो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, जैसे एक पॉजिटिव ये है, फिर एक नेगेटिव होगा,
फिर एक पॉजिटिव होगा, फिर एक नेगेटिव होगा, फिर एक पॉजिटिव होगा, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का एक ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। इस तरीके से पॉजिटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑर्डर आपको लॉन्ग रेंज तक मिलेगा। तो हम उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं अगर वो अरेंज हो रखे हैं एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के रिस्पेक्ट में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का मतलब रो कॉलम के रिस्पेक्ट में चलने पे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में वो 3D फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस अगर अरेंज्ड है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब आपको एमॉर्फस की डेफिनेशन लिखनी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे एमॉर्फस के लिए लिखते हैं। अब देखिए, अगर इसी डेफिनेशंस को आपको अमॉर्फस के लिए लिखना है, हम लिखेंगे द सब्सटेंस हुज कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आयंस आर नॉट अरेंज्ड, यहां जाएगा नॉट अरेंज्ड इन डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन 3D। लॉन्ग रेंज की जगह याद रखना है, इसमें होता है शॉर्ट रेंज, क्योंकि कुछ फॉर्म तक तो हो सकता है कि वो अरेंज हो, लेकिन वो बहुत आगे तक अरेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है जो आपके पास अमॉर्फस की डेफिनेशन लिखा हुआ है यहां से, ठीक है, ये अमॉर्फस की डेफिनेशन हो रही है। इसमें क्या होगा, हो सकता है कि अरेंजमेंट हो थोड़ा, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव हो, लेकिन हो सकता है कि फिर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, बट उसके बाद कैसा हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो ये ओबे नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली पैटर्न में नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। थोड़ी देर तक बहुत, जैसे यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि देखो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, फिर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, फिर पॉजिटिव हो जाए, फिर पॉजिटिव आ जाए, है ना। तो ये अरेंजमेंट नहीं हुआ रेगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि 3D अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न के फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अमॉर्फस। ठीक है, याद रखना बच्चों कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आयंस एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न के रिस्पेक्ट में 3D में अरेंज ऑर्डर में नहीं है, और उनके बीच में शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी कभी है, मिल रही है हमें पॉजिटिव पैटर्न, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, और ऐसे में कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, अमॉर्फस हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, मैं पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जांपल देकर आपको समझाऊं ताकि आप समझ जाए इसको। ठीक है, इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें अमॉर्फस के जो एग्जांपल होंगे, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो था रबर। इसके अलावा ग्लास, दिस इज द बेस्ट वन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो उसके रबर और ग्लास चीज का। ठीक है, ऑर्डर याद रखना, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है इनके बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि मैं आपको डाउट क्लियर करूं। तो अगर हमारी डाउट क्लियर है तो हम आगे जाएंगे, एक अच्छे से क्लासिफिकेशन लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टल सॉलिड के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो मेन डिफरेंस शायद आपको तो वैसे ही समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट जो कॉमन हो गया। यहां जाएगा हमारा प्रॉपर्टी, यहां जाएगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहां पे हम ले लेते हैं अमॉर्फस। ठीक बच्चों, फर्स्ट वीडियो है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यार चीज समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें, या हो सकता है कि आप मेरी तरफ से कुछ आ रहे हो कि सर ये वाला कुछ इस तरह का सेटअप चेंज कीजिए, कुछ इस तरह से बताइए जो हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर वो डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टी समझने में तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस चैनल से जुड़े रहिएगा, कमेंट में मुझे बताते रहिएगा, हम अपडेट करते रहेंगे। आपके लिए हो सकता है कि वॉइस क्लियर ना आ रही हो या फिर विजिबिलिटी है इतनी साफ ना हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे, मैं गारंटी कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। शेप कैसे होते हैं? वी नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड जो होते हैं दे हैव डेफिनेट शेप। इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें डेफिनेट तो है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे इरेगुलर शेप। ठीक है, इरेगुलर शेप, फिक्स ही नहीं है शेप उसकी, रेगुलर ही नहीं है पैटर्न, तो इरेगुलर शेप होती है, पहला पॉइंट याद रखिए। ठीक है, सेकंड है ऑर्डर। अभी कांस्टेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बारे में बताना, आप लिखेंगे ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? क्रिस्टलाइन में मैंने आपको क्या कहा था, याद कीजिए, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, रेगुलर कंटिन्यूसली ऐसे, ठीक है। रेगुलर क्या होगा इसमें, अरेंजमेंट आपको मिल रहा होगा। इसमें कैसा होगा, शॉर्ट रेंज में हो रहा होगा, शॉर्ट रेंज में, थोड़े तो वो भी हुआ, फिर वो भी हो रहा है। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर नहीं था, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं था। रेगुलर की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, वो इसका आपकी लॉन्ग रेंज होता है। इसमें ये जो ऑर्डर होता है कैसा होता है, लॉन्ग रेंज रहता है। क्रिस्टलाइन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का भी तो है, तो कंटिन्यूसली पैटर्न में होंगे, ठीक है। इस तरह का ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, तो जो क्रिस्टल सॉलिड है, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड है और ट्रू सॉलिड के पास अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जो कि एमॉर्फस है, क्योंकि वो सूडो सॉलिड है, तो हम लिख सकते हैं डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, दूसरी होती है हीट ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी लिखा होता है बुकों में, हम इसको हीट ऑफ फ्यूजन लिख लेते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि अगर हम इसे ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड है, तो ट्रू सॉलिड के पास अपना एक शार्प हीट ऑफ फ्यूजन अगेन होगा, एक फिक्स्ड होगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एक साथ चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा, एक फिक्स्ड होगा। हीट ऑफ फ्यूजन उसकी अपनी क्या होगी, शार्प होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे शार्प। इसमें अगेन डू नॉट शार्प, क्या हो जाएगा वो, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखिए। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, 4 डिफरेंस। अभी हम और डिस्कस करते हैं इसके, और जो डिफरेंस होते हैं किस किस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमॉर्फस में। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमॉर्फस की। अगर हम शेप की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका डेफिनेट शेप होता है, और एमॉर्फस के अंदर क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। कोई रेगुलर फिक्स शेप नहीं होता। जैसे रबर है, आप उसको खींचोगे तो खींच जाएगा, तो शेप को थोड़ा चेंज कर लेता है, रेगुलर है ही नहीं। लेकिन लोहे की रॉड को अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो नहीं खींचेगा आपसे, तो डेफिनेट शेप में होगा। इसके अलावा ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा और लॉन्ग रेंज में होगा। इसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज में होगा और रेगुलर नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके ट्रू सॉलिड होते हैं, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे शार्प होगी, एक इस लिमिट पे जाने के बाद, इतने केल्विन की हीट पे जाने के बाद वो अपना फ्यूजन शो कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होगा। डोंट हैव शार्प हीट ऑफ फ्यूजन, ये याद रखिए, ठीक है। अब हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज के बारे में बताऊंगा। ओके, और जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने हम जा रहे हैं उसमें हमारे पास आता है और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, जो कि आप प्रैक्टिकली हो सकता है आपने कहीं देखी भी हो ऐसी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में आ रही है, वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अभी क्लीवेज नेचर क्या होता है, देखिए अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लूं, ठीक है, और एक बार मैं अमोर्फस सॉलिड ले लूं और उन दोनों को मैं किसी टूल की हेल्प से कट करूं, तो याद रखना स्टूडेंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ठीक है बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके होंगे वो एक प्लेन और स्मूथ सरफेस देंगे। कैसे देंगे, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। कैसे देंगे, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस देंगे, याद रखना, ठीक है। कैसा है, इसमें प्लेन सरफेस होगा, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस देंगे, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, एमॉर्फस में क्या होगा, वो प्लेन और स्मूथ सरफेस नहीं देते हैं, वो देते हैं रफ सरफेस, बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप दे सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि इरेगुलर शेप दे रहे हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि इरेगुलर शेप दे रहे हैं, या आप लिख सकते हैं कि वो रफ सरफेस देंगे। रफ मतलब खुरदुरा टाइप का देंगे, ठीक है। क्लीवेज मतलब दरार से होता है, हाँ, दरार कैसी है, दरार मतलब अगर आपने इसको कट किया तो कैसा है, बहुत प्लेन और स्मूथ सरफेस आएगा। इसमें कैसा होगा, इरेगुलर शेप होगी और कैसे होंगे, रफ होंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के तौर पे इनको समझ सकते हैं। अगर ग्लास वगैरह अगर टूटा हुआ देखा होगा तो उसके जो सरफेस होते हैं बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुरदरे हो जाते हैं, ठीक है।
और क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पलों में जैसे कोई मेटल अगर आप उसको टूल की हेल्प से काटते हैं बिल्कुल शार्प, उसका जो कॉर्नर होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं काफी, वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है। आपके घर में जो प्लेट थाली वगैरह है, ये सारी जो एग्जाम्पल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो है, वो रियल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, ठीक है, वो बहुत स्मूथ सरफेस शो करते हैं। अब उनको भी बनाया, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार वीडियो को में दिखाते रहिएगा, अगर बताते रहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है कि सही यारी से समझ में नहीं है तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, और कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यूसली वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।